नाउ व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट एजेंडा? दो एजेंडा है। सबसे पहले ये कि हमारे को जो आपका जो पार्ट बच रहा है चैप्टर नंबर 2 ईआईएस का, वो कंप्लीट करना है। और एक और एजेंडा है कि चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से मुझे कुछ क्वेश्चन को होमवर्क देना है। तो पहले मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, उसको सेटिसाइड कर देते हैं, और उसके बाद में फिर हम अपना ईआरपी पे वापस आ जाएंगे। ठीक है? तो श्वेता, आप मुझे बताओगे चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? यस। एंड चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है हेमंत? मैम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। वेरी गुड। ओके, तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज कौन बनाएगा शिवम? बिजनेस लेवल बहुत बढ़िया। और बिजनेस लेवल के लोग जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो अपने बिजनेस के लिए बनाएंगे, पूरी कंपनी के लिए बना देंगे उठा के? मैं अपने इंडिपेंडेंट। बहुत बढ़िया। तो जूते वाला बिजनेस जूते वाले के लिए बनाएगा, कपड़े वाला बिजनेस हमें कपड़े के लिए बनाएगा। इतनी बात समझ में आती है? ओके, सुनना ध्यान से मेरी बात। अब जो ये चैप्टर है ना बेटा जी, इस चैप्टर के अंदर दो मेजर क्वेश्चन है। सबसे पहला है पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल, और उसके बाद आती है हमारी 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहला आता है पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। आपको पता है चैप्टर का नंबर कितना है और पोर्टर्स के फोर्सेस कितने हैं? 5। ठीक है? ओके, तो पोर्टर्स ने 5 फोर्सेस मॉडल कहां पर दिया? चैप्टर नंबर 5 के अंदर दिया। साची बहुत खुश हो रही है, क्या हुआ साची? घर में कैसी घटना घटी है? क्या ऋतिक तेरे सामने तो नहीं आ गया? सुबह से खुश है मामी। नहीं मैम आ रही। ओके, सो चैप्टर नंबर 5 और पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल। ओके, तो एक तो इसमें ये टॉपिक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो बनता है आपका जेनरिक स्ट्रेटजीज। इतनी बात समझ आई? अब दिक्कत क्या है, जो इसकी जेनरिक स्ट्रेटजीज है ना, वो डिपेंडेंट है पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल पे। यानी कि अगर आपने पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल नहीं पढ़ा ना ढंग से, तो आपको वो स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है? तो आपका होमवर्क ये है कि पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो आपने खुद करना है। इट हैज टू बी डन बाय योरसेल्फ। अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी जहां पे कि पोर्टर्स की 5 फोर्सेस मॉडल की एग्जॉस्टिव कवरेज दे रखी है। मैं पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल नहीं कराऊंगी, वो आपको खुद से करना है। मैं जेनरिक स्ट्रेटजीज कराऊंगी जिन पर की क्वेश्चंस आते हैं केस बेस्ड फॉर्म में। पोर्टर्स का जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 5 फोर्सेस बता दो, या 5 में से कोई एक फोर्स पे क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको तैयारी कराऊंगी इनडायरेक्ट क्वेश्चन की, यानी कि जेनरिक स्ट्रेटजी की। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क है कि आप पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ के आएंगे। आपने जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर से क्लासेस ली हैं उसकी क्लास से पढ़ के आइए, यूट्यूब से पढ़ के आइए, अदरवाइज मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप के ऊपर, आप उससे पढ़ लीजिए, जो कि मेरी क्लास होगी। डन? ओके, अब चलते हैं आगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो आपका पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल है, उसके बाद टॉपिक आता है जेनरिक स्ट्रेटजीज हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द ईआरपी जो हमने कहां पे छोड़ी थी, पार्ट सी पे क्लास छोड़ा था, वहां पे हमें रिज्यूम करना है। यस, सो चैप्टर नंबर 2 EIS, महक नाम बताएगी चैप्टर नंबर 2 EIS का। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। स्माइल देखो इसके फेस में। मैंने देख लिया था ना, पहली मैम मुझसे पूछने वाली है। ये ठीक है, चलो एटलीस्ट इतना तो बंदा याद करके जाएगा। चलो ठीक है, तो हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, हमने इसको 4 पार्ट में बाइफरकेट किया था, एंड वी वर लेफ्ट विद ओनली पार्ट नंबर सी, व्हिच इज बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। आई होप कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप करके आए होगे। एक रीडिंग लगाने को मैंने आपसे कहा था, तो वो आपने भी अच्छी खासी रीडिंग लगा ली होगी। यस सर नो? मैम टाइम नहीं मिला। हमने क्लास ही सुबह रख
रफली बताओ, 11 बजे एसएम पढ़ा, उसके बाद टाइम नहीं मिला पढ़ने का। 12 घंटे थे, 12 घंटे, 12 घंटे। मैम ये मैम मेरा चश्मा ही टूट गया था मैम, शशांक इसको नया बनवाना पड़ा। पिछली बार जब चश्मा टूटा था यार तेरे को, कसम से नया बनवाना पड़ा मुझे ऐसा फिर से। इसका ये एक्सक्यूज हमेशा चलता है चश्मा टूटने का। हाँ मैम ये बड़ा मीठा बोलता है, मतलब इसके आवाज में थोड़ा सा मीठा सा लगता है कुछ। मैम ऐसे तो मेरा चश्मा ही गुम गया था मैम, तो मैं बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ओके, सो आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू टाइम, ठीक है, ताकि तुम अच्छे से रिवाइज कर दो। और अगर कल की क्लास रिवाइज नहीं करी है, होमवर्क नहीं करा है, तब भी आपने पिछला भी करना है और जो आज की क्लास में दूंगी वो भी करना है, ठीक है। तो आपको एग्रीगेट आपको करना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं ईआरपी के बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स के ऊपर। आप लोग अपनी पढ़ाइयां करना, मैं जाऊंगी घूमने करने। कर्मा, चलिए। ये आप इसके भी क्लास देते हो क्या? किसकी? कि चलो छोड़ो, एक्टिंग क्लासेस बोल रहा है। एक सेकेंड, वो क्या बोल रहा है, ये इसको कैसे समझ में आया? इन दोनों के लगा रहा है है। चलो ओके, सो हम शुरू करेंगे मॉड्यूल जो कि सबसे आखिरी वाला मॉड्यूल है। क्या नाम है उसका? कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, स्क्रीन पे देखेंगे ये तीन बंदर। सांची नहीं बेटा नहीं, इसमें से ऋतिक का नाम नहीं लेने का, ना 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 ना, सोचना भी नहीं। देखो ओके, सो ये देखो ये तीन बंदर है, सुनेंगे ध्यान से। बंदर नहीं, कस्टमर है। आगे देखेंगे, देखो एक होता है हमारा प्रेजेंट कस्टमर जिसको कि हम सामान बेच रहे होते हैं, एक होता है हमारा पास्ट कस्टमर जिसको हम बेच चुके होते हैं, और एक होता है हमारा फ्यूचर कस्टमर यानी कि जो बन सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ, एक वो स्टूडेंट्स जिनको कि मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे क्या है? प्रेजेंट कस्टमर्स। बोलो हाँ कि ना। जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ वो क्या है? मेरे पास्ट कस्टमर यानी कि फॉर्मर कस्टमर्स। और जिनको मैं पढ़ा सकती हूँ आगे, वो क्या है? मेरे फ्यूचर कस्टमर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मॉड्यूल का नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि अपने कस्टमर्स के साथ में क्या रखना? अच्छी रिलेशनशिप रखना, ताकि सुनना मेरी बात ध्यान से, जो मेरे प्रेजेंट कस्टमर है वो क्या करे? वो खुश रहे और हमेशा मुझे अच्छा फीडबैक दे, है ना। आज की मैम क्लास बहुत अच्छी लगी। हम चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का इतना अच्छा हमने आज तक कभी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करी थी जितनी आज करी है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कस्टमर के साथ में अपना रिलेशनशिप बॉन्डिंग वगैरह बना के रखना इतना अच्छा कि वो लोग खुश रहे। एंड सेकेंड होता है पास्ट कस्टमर, जैसे कि हमारे पास में है शशांक कहाँ गया? गायब है क्या शशांक? आ गया। खेमंत, ओके, सो खेमंत शशांक, ये दो बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे पास कस्टमर है। इन्होंने मेरे से क्रैश कोर्स लिया था पिछले वाला, ठीक है। शशांक ऐसा भी तो हो सकता था, खेमंत ऐसा भी तो हो सकता था कि बाय एनी चांस जो भी मतलब रहा कि रिजल्ट पास का नहीं हो पाया, बाय एनी चांस नहीं हो पाया, तो आप जो है किसी एक्स फैकल्टी के पास जा सकते थे पढ़ने के लिए। जैसे कि आप मेरे पास आए क्रैश कोर्स करने के लिए पिछले वाले अटेम्प्ट के अंदर, राइट। तो आप मेरे को छोड़ के भी इस अटेम्प्ट के लिए किसी और के पास जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? तो ऐसा क्या हुआ कि आपको कोई अट्रैक्शन हुई कि नहीं मैम के पास ही वापस जाना है? दैट इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड, दैट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो कि एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला साथ में रखते हैं। तो खेमंत और शशांक, ऐसी क्या चीज थी जो आपको खींची थी? पीएमपी मैम। पीएमटी, ओके, चलो। और क्या नाम है खेमंत? मैम कंटेंट क्लैरिटी और आपका इसका मतलब अगर मान लो वो क्रैश कोर्स अच्छा नहीं हुआ होता या आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप दोबारा मेरे पास नहीं आते, किसी और के पास जाते। यस और नो? और यही होता आया है, आप लोग भी किसी और के पास पड़े होंगे, बट वहां पर वो कस्टमर अपने पुराने कस्टमर को विन बैक नहीं कर पाया, बाय एनी चांस, और आप यहाँ पर आज मेरे साथ हो। तो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल ये कहता है कि प्रेजेंट कस्टमर को खुश रखो
और पास कस्टमर को विन बैक करो, कस्टमर दोबारा आप ही की दुकान से सामान लेकर जाए। ओके, और थर्ड क्या है, फ्यूचर कस्टमर, यानी कि जो बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर करेगा, ग्रुप 1 क्लियर करेगा, उसको अगर ये क्लासेस चाहिए होंगी तो वो कस्टमर क्या है, मेरा फ्यूचर कस्टमर है। वो भी किसके दरवाजे पर आए, मेरे दरवाजे पर आए। तो कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल क्या कहता है, अपने कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशनशिप रखने का। इतनी बात समझ आए, सीआरएम मॉडल समझ में आया। ओके, एग्जाम में इसका क्वेश्चन ये आ सकता है 5 नंबर के लिए कि इसके बेनिफिट बता दीजिए, इसके बेनिफिट बता दीजिए। अच्छा सोच के देखना बिल्कुल लेमन भाषा में, अगर 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 कस्टमर खुश, अगर कस्टमर खुश तो बिजनेस बढ़िया, इसीलिए कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब अगर कस्टमर खुश, कंज्यूमर खुश, तो हमारे बिजनेस में भी सब कुछ क्या होगा, बल्ले बल्ले। ओके देखो तो क्या हुआ बेनिफिट्स, एक तो हमारे कस्टमर जो होंगे उनसे हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, मीनिंग में से ले लिया। इससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी और हमारा अच्छा खासा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कम्युनिकेशन बढ़ेगा यानी कि जितने बच्चे मेरे से पढ़ेंगे उनके सबके साथ में मेरे पास कस्टमर का डेटा आएगा, मैं ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। अगर मैं अपने कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन रखती हूँ, एक अच्छा रिलेशनशिप रखती हूँ, तो मैं ऑप्टिमाइज मार्केटिंग कर सकती हूँ। ऑप्टिमाइज मार्केटिंग का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको याद होगा डे वन पे मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कोई बच्चा है जिसने कि अभी तक एसिज्म का हाथ भी नहीं लगाया है, कभी पढ़ाई नहीं है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप क्रैश कोर्स से हटके दूसरे कोर्स में जाएंगे जहां पर कि थोड़ी बेटर, थोड़े नंबर ऑफ आवर्स बढ़े हुए हैं, अगर आप दूसरे कोर्स में एनरोल करते हैं तो जो आपने पैसे क्रैश कोर्स के लिए दिए हैं वो सेट ऑफ हो जाएंगे। कहा था मैंने ये वाली बात आपसे, मैंने क्यों कही थी, बिकॉज आई एम डूइंग ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। मैं ये नहीं चाहती कि जिस बंदे को बेसिकली 50-60 घंटे का कंटेंट लेना चाहिए वो बंदा बेसिकली 30 घंटे का कंटेंट ले, नहीं बनेगा ही नहीं। जो बंदे के साथ स्पीड मेरे को मेंटेन करनी है 50 किलोमीटर पर आवर, मैं उसके साथ मेंटेन कर रही हूँ 80 किलोमीटर पर आवर, बंदे को जमेगा ही नहीं। तो क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल क्या कहता है ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, जिसको जो चाहिए उसको वो देने का, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। मैं आपको कहती हूँ टेस्ट सीरीज के लिए क्यों कहती हूँ ऑप्टिमाइज मार्केटिंग करती हूँ। ओके, अब कोई सामने से मुझे बोल देगा कि मैम मैंने XYZ प्लेटफॉर्म से ले रखी है टेस्ट सीरीज, उसके जैसे आपने मुझे स्टेटमेंट दिया, यहां से आपको एक भी बार स्टेटमेंट नहीं जाएगा कि आप PMP ले लीजिए, एक भी बार नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा CRM मॉड्यूल। एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए 5 बेनिफिट्स एज इट इज, और आपके टाइप्स ऑफ कस्टमर। मैम सांची कह रही है कि मैम ये बंदर की फोटो एग्जाम में बना के आनी है। बेटा बना के आओगे तो अच्छा है, वैसे कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। चलिए, सप्लाई चेन आपका होमवर्क था, यस और नो? यस मैम। नेक्स्ट, ये आपको करना नहीं है, मैंने मना किया था, इसको करना नहीं है। अब आगे जो मैं कराने के लिए जा रही हूं वो है ये वाला मॉड्यूल। ओके यस, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इसके इसकी हिंदी भी लिखी हुई है। एग्जाम में तो आप इंग्लिश लिख के आएंगे ना, हिंदी से अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी आए इस टॉपिक के अंदर, तो हिंदी आपको यहीं पर मिल रखी है। मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल किससे डील करता है, मटेरियल के मूवमेंट से डील करता है। यानी कि सुनना मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कंपनी है, कंपनी शर्ट्स बनाती है, कंपनी शर्ट्स बनाती है, उसको शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़ा यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए। अब एक तो हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि कपड़ा लेकर शर्ट बनाएगी, वो हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मॉड्यूल। ठीक है, और एक हो गया हमारा मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये कपड़ा जो ये बनाएगी, शर्ट जो ये बनाएगी, इसका रॉ मटेरियल यानी कि जो कपड़ा होगा वो कहां से आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, उसको मैनेज करने के लिए हमने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। कितनी बात समझ आई? प्रोडक्शन वाला सिर्फ क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, बट प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर सके इसके लिए क्या बनेगा, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। वंश कह रहा है कि मैम मेरे को 100 टी शर्ट बनाने के लिए 100 मीटर कपड़ा चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या मेरे पास 100 मीटर कपड़ा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल डिपार्टमेंट को क्या बोलेगा, मुझे 100 मीटर कपड़ा चाहिए। मटेरियल डिपार्टमेंट देखेगा कि मेरे पास 100 मीटर कपड़ा है, देखा, अरे
तो उसके 50 मीटर है, तो अब क्या होगा, मटेरियल मैनेजमेंट क्या करेगा कि 50 को और अरेंज करेगा। अब वो बाजार जाएगा, बाजार जाके कोटेशंस लेगा। कोटेशंस किसके लेगा, 50 मीटर कपड़े की। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना महक, जब वो बाजार जाए तो उसको 50 मीटर कपड़े की कोटेशंस मिल रही है। देखेंगे एक कोटेशन उसको मिल रही है, ध्यान से सुनेंगे कोटेशंस के बारे में। एक कोटेशन उसको मिल रही है 50 मीटर कपड़े के लिए, कहता है कि आपको 50 मीटर का कपड़ा जो है वो मैं आपको दूंगा 500 रुपए में, ठीक है। दूसरी कोटेशन उसको मिल रही है 500 मीटर 50 मीटर का कपड़ा उसको मिल रही है 600 रुपए में। तीसरी कोटेशन उसको मिल रही है कि आप हमसे 80 मीटर ले लो, आप हमसे 80 मीटर ले लो और आपका जो 80 मीटर होगा मैं आपको दे दूंगा 500 रुपए में, बट आपको मिनिमम 500 खरीदना पड़ेगा। बताओ कौन सा चूज करो। फर्स्ट वाला। मैम ईओ क्यों लगाएंगे मैम? थर्ड वाला। चलिए अब देखते हैं, पहले वाले में 50 मीटर मिल रहा है 500 रुपए में, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे वाले में 500 रुपए के अंदर ही 80 मीटर मिल रहा है, ठीक है। तो बताओ यहां पर कॉस्टिंग तो सेम आ रही है बेसिकली, सॉरी जो आपका कैश आउटफ्लो है वो तो सेम है, बट जो आपको क्वांटिटी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड वाले में क्वांटिटी आपको 50 ही मिल रही है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट वो आपको थोड़ी महंगी मिल रही है। तो यहाँ पर अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी जुड़ जाए, मान लो 600 वाले का कपड़ा अच्छा है तो हम वो सब ले सकते हैं, या फिर मान लो मैं कहती हूँ मेरे पास फंड्स, कंपनी के पास फंड्स ही 500 रुपए है, तो अगर 500 रुपए का फंडिंग है तो यहाँ पर ये तो खत्म ही हो गया, फिर ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि तो 600 रुपए वाला है। तो इसका मतलब ये सारी बातें कौन देखेगा, ये देखेगा आपका मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, कि जितना स्टॉक में है पहले वो देखेगा और जो बैलेंस है उसको खरीदने के लिए बाजार जाएगा, जो रेट उसको ठीक लगेगा उसका ऑर्डर दे देगा और उसके बाद सामान को ले आएगा। इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने हिंदी में आपके नोट्स में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास रेडी मैट है उससे पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जिनके पास नहीं है पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ लीजिए। डन हो गया? इजी लग रहा है अभी? चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हमारा इसमें से ना, हाँ आगे चलने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन आ सकता है परचेज ऑर्डर कि परचेज ऑर्डर में क्या क्या होता है। तो यार एक बात बताओ, परचेज ऑर्डर में हमें क्या सामान खरीदना है वो होगा, कितना रेट वाला खरीदना है वो होगा, कितनी क्वालिटी में खरीदना है वो होगा, डिलीवरी कब तक होगी वो खरीदना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल यानी कि ये मॉड्यूल किस पर बेस्ड होगा, क्वालिटी। आपने कंपनी का नाम सुना है मॉन्टी कार्लो, सुना है मॉन्टी कार्लो? इसके स्वेटर्स जो होते हैं थोड़े से हायर लेवल के होते हैं, राइट। आपने नाम सुना है ब्लैकबेरी, हायर लेवल कंपनी, राइट। तो एक बात मुझे बताओ, ये कंपनी जो है अपना सामान जो है हाई प्राइस रखती है, क्यों? क्योंकि इसके सामान में डिफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तभी तो हम उसका पैसा देते हैं, है ना। अगर लेवाइस की जीन्स 5 साल नहीं है तो बंदा लेवाइस खरीदेगा। अगर बैगेट की पर्स
अगर बैगेट के पर्स ना 5 साल ना चले ना और उसमें क्रैक आ जाए तो कोई बैगेट के पर्स खरीदने नहीं जाएगा क्योंकि महंगे होते हैं। इसका मतलब ऐसी कंपनीज को क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो जो ऐसे टाइप की कंपनीज होती हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट बनाती हैं। क्या करती है? क्वालिटी को मैनेज करती हैं। बट एक बात है, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कोई चीज क्वालिटेटिवली अच्छी है या बुरी है एक बेसिस करना पड़ेगा, बेसिस डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे नोट्स अच्छे हैं, मेरी नोट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर आप बेसिस तो बताइए, बेसिस क्या है? बेसिस प्रिंटिंग क्वालिटी है, आपका बेसिस कंटेंट है, आपका बेसिस एग्जामिनेशन अप्रोच है। बेस तो लगाना पड़ेगा क्वालिटी को मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद हम टिक मार्क करेंगे, ओके प्रिंटिंग क्वालिटी वाइज टिक मार्क, अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद एग्जामिनेशन अप्रोच, टिक मार्क, एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा है। हर चीज पे हम क्या करेंगे? टिक मार्क लगाएंगे। देयरफॉर अगर हमें ये एनालाइज करना है कोई भी चीज की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अपने को स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा कि इसके ऊपर अगर फॉल करोगे तो आपकी क्वालिटी है, इसके नीचे फॉल करोगे तो क्वालिटी नहीं है। क्या इतनी बात समझ आई? आपने ब्रांड सुना कंट्री डिलाइट? उसका दूध वगैरह बहुत ही फेमस है। तो जब कंट्री डिलाइट ने बेचना शुरू किया था ना तो वो एक ना आपको दूध नापने का एक इंस्ट्रूमेंट देता था जिससे कि आप नाप सकते थे आपका दूध जो है वो असली है या नकली है, या फिर अगर क्वालिटी है तो किस क्वालिटी का दूध है आप नाप सकते थे। तो कंट्री डिलाइट ने जब आपका फर्स्ट ऑर्डर आता था ना, कभी किसी ने किया है ऑर्डर कंट्री डिलाइट से? एवरीवन? यस मैम। दीपांशु आपको मिला था वो इंस्ट्रूमेंट? यस मैम। ओके सो वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो इंस्ट्रूमेंट बताता था कि दूध की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो कस्टमर को क्या बोला कि क्वालिटी आप खुद एनहांस कर लीजिए तो बिलीव आपका हमारे पास आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? तो क्या होता है कंपनीज क्या, ये तो आपने एक एक्स्ट्रा देखा कंट्री डिलाइट ने आप भी के पास बेच दिया, बट मोंटी कार्लो क्या करेगा? मोंटी कार्लो कैसे डिटरमाइन करेगा कि ये स्वेटर को मैं बेचूं या मैं इसको रिजेक्शन में डाल दूं? वो डिटरमाइन करेगा अपना स्टैंडर्ड बना के। तो पहला क्या स्टेप होगा? स्टैंडर्ड को बनाओ कि अपने लिए तो ये क्वालिटी का मतलब होता है। उसके बाद उसको अचीव करने का काम करेंगे। अब उसके बाद प्रोडक्ट सामने बन के आ गया। अब क्या हुआ? एक शर्ट का बटन जो था ना, एक स्वेटर का जो बटन था वो टूटा हुआ था। तो आप देखेंगे क्या इसमें रिपेयर हो सकती है? रिपेयर करके वापस से उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है। वो रिपेयर जो होनी चाहिए, प्रोडक्ट को सेलेबल बनाना चाहिए उस रिपेयर से, ये नहीं कि उसकी वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो गई, पहले ही पीस डिफेक्टिव निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हम रिपेयर करके उस पीस को वापस नया बना सकते हैं? तो ओके है। नहीं बना सकते हैं तो कहां चला जाएगा? रिजेक्शन में। और कहां मिलेगा? दिल्ली के सरोजनी नगर में। इज दैट क्लियर? श्वेता को स्माइल आई है, मतलब ये बंदी वहीं से शॉपिंग करती है। क्लियर हो गया? ओके तो अपने को ये लेवल की क्वालिटी चाहिए, चेक करा, बनाया, अगर ठीक हो सकता है ठीक करा, और नहीं ठीक किया तो कहां पहुंचा दिया? सरोजनी नगर के मार्केट के अंदर। 1 मिनट दे रही हूं, रीड कर लो उसको, फिर आगे चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शो कर देती हूँ इन केस अगर आपको यहां से पढ़ना हो तो। हिंदी में लिख रखा है मैंने आपको।
डन, चले आगे, समझ में आ गया? ओके, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, एलिमेंट्स ऑफ क्यूएम मॉड्यूल। क्यूएम मॉड्यूल मैंने आपको टिक मार्क कराया था, क्या कराया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। एक बारी मुझे रिकॉल कराएंगे कि मैंने आपको क्या क्या टिक मार्क कराया था और क्या क्या छुड़वाया था मैंने आपको? सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट छुड़वाया होगा एक मैंने, कंट्रोलिंग छुड़वाया था, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स, प्रोजेक्ट सिस्टम, ठीक है और सप्लाई चेन होमवर्क दिया था, ठीक है और सीआरएम इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के की एलिमेंट्स की। की एलिमेंट्स यानी कि जब हम क्वालिटी के बारे में डिसाइड करते हैं तो किन किन फैक्टर्स के बारे में डिसाइड करेंगे? तो भैया पहले क्वालिटी की प्लानिंग करेंगे, फिर क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे कि भैया हर वक्त क्वालिटी जो है हर वक्त बनी रहे, कंट्रोल करते रहेंगे, अश्योरेंस देंगे कि भैया जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, और हमेशा हम क्वालिटी को क्या करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे। जैसे कि मान लो जब मैंने स्टार्टिंग में अपने नोट्स लॉन्च किए थे तो मैंने स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट लॉन्च करे और धीरे धीरे करके मैंने क्या किया, अपने क्वालिटी के बेसिक्स को क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। एग्जाम में 4 नंबर के लिए ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, और इवन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि 4 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट भगा दिया, या जो भी है एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल का। ओके, आगे चलते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के बाद में प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, अच्छा ध्यान से मेरी बात सुनना। अब प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन सही से करे तो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल वाले को कहा कि तो भैया मटेरियल जो है इतना जो रिक्वायर्ड है हमें लाके दे, राइट? अब मटेरियल भी आ गया, बट अगर आपका प्लांट जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो कर लोगे प्रोडक्शन? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब प्लांट भी मुझे रेडी मिलना चाहिए, यानी कि ये 3 चीज आपस में रिलेटेड है, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट एंड द मटेरियल मैनेजमेंट। यानी कि प्लांट मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो ठीक ठाक कंडीशन में होना चाहिए जिससे प्रोडक्शन हो सके। अच्छा सोच के बताओ, अगर मेरा प्लांट ठीक कंडीशन में नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं? मैम लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। वेरी गुड। पैसा जो है हमारा फालतू का लग रहा होगा, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो लगेगी, ठीक है। हम अपने क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे पास वो आ रखे होंगे, क्या बोलते हैं उसको, ऑफर्स, टेंडर उठा रखे होंगे, हमको टाइम पे नहीं दे पाएंगे, हमारी गुडविल पे इम्पैक्ट आएगा, होगा नहीं प्रॉब्लम इतना सारा। तो ये सारी प्रॉब्लम का निवारण क्या है, अपनी प्लांट को क्या करें, मेंटेन करें। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, हम पहले तो मैं एक बात पूछती हूँ, ये प्लांट पौधे वाला प्लांट तो नहीं है ना? हाँ फिर ठीक है, ओके। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप इसको समझिए। बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थनेस ऑफ द टॉपिक, आप मुझे बताइए, आप गर्मियों के महीने में बैठे हैं और आपको एसी के रिक्वायरमेंट है। एसी क्या, एक मशीन है। यूं सोचिए कि आप क्लास करने बैठे और एसी खराब हो गया, और उसके बाद में आपने कहा क्या हुआ, और मम्मी सामने से कहती है मुझे क्या पता, कहा तो था सर्विस करा ले। क्वेश्चन आया, यानी कि मशीन जो है क्या मांगती है, तेल मांगती है, सर्विस मांगती है। मशीन भी क्या मांगती है, अटेंशन मांगती है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो क्या करना चाहिए, अपने को मशीन को मेंटेन करना चाहिए जब तक कि हमें उस मशीन से काम करवाना है। इतनी बात समझ में आती है? एसी का एग्जांपल समझ आ गया। सेम वे एक कंपनी है, उसको भी अपनी मशीन से करनी पड़ेगी, हमेशा ओके करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। आप क्लास ले रहे थे लैपटॉप से, आपको पता था कि जो लैपटॉप का चार्जर है, उसका जो वन साइड का जो आपका हुक है वो खराब है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। और अब आपने चार्जिंग पे लगाया और उसकी वो हुक खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं चार्जिंग नहीं हुई और आपकी क्लास जो है वो छूट गई। अच्छा लग रहा है आपको? नहीं। क्या गलती करी इसमें? जब आपको पता था कि आपको चार्जर चेंज करना है या उसका वो हुक चेंज करना है, तो आपने क्यों नहीं कराया टाइम से? सिमिलरली अगर कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन की मशीनरी है उसमें कोई टूल ऐसा था जो कि चेंज होना चाहिए था वक्त पर। किसी की मोटर चेंज होनी है हर 5 साल में या 15 साल में, तो कर लेना भाई, कर ले।
ये कंपोनेंट चेंज होना है तो क्या करना चाहिए, कर ले भाई, स्पेयर पार्ट को चेंज कर ले। आपको पता है कि आपको अपने स्कूटी के अंदर जो है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ऑयल डालना पड़ता है, सर्विस में उसको डालने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी स्कूटी जो है वर्क करती रहे। इज दैट क्लियर? सेम काम क्या होता है, मशीनरी का होता है। तो एक तो मशीन एज अ होल वर्क करती रहनी चाहिए और उसके हर एक पुर्जे भी काम करते हुए रहने चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हर चीज काम करती रहे, हर चीज का पुर्जा काम करता रहे, इसके लिए हम मेंटेनेंस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। बट जब हम मेंटेनेंस करेंगे तो मेंटेनेंस का रिकॉर्ड बनाएंगे, और रिकॉर्ड बनाने का मतलब ये है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में कितनी मशीनरी है और कितने स्पेयर पार्ट्स हैं, और वो कब 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 वो मेंटेनेंस मांगते हैं। जैसे कि मेरा एसी है, वो साल में 2 बार सर्विस मांगता है, एक मांगता है ड्राई सर्विस, एक मांगता है वेट सर्विस। तो मैंने क्या कर रखा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है कि मेरा एक ड्राई सर्विस हो गया कि नहीं हो गया, एक मेरा वेट सर्विस हो गया कि नहीं हो गया, रिकॉर्ड मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा। अगर एक कंपनी के अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं बनेंगे फिर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर चीज टाइम पे नहीं होगी। तो टाइम पे करना इज ऑल्सो इसेंशियल। तो ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं, ये सारी बातें आती हैं आपके प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के अंदर। यानी कि आपको अपने प्लांट को बाय हुक और बाय क्रुक क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। सो आगे देखेंगे अपनी नोट्स में या अपने बुक के अंदर ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम मॉड्यूल। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम मॉड्यूल। इसको एक बार रीड कीजिए और बताइए मुझे रीड करके कि कोई ऐसे पॉइंट है जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो। कोई दिक्कत है? नहीं तो क्वेश्चन अगर बनेगा इसके ऊपर बनेगा, और अगर सेकंड क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बन सकता है प्रोसेस ऑफ पीएम मॉड्यूल, यानी कि उसको करना कैसे है। प्रोसेस को मैंने यहाँ पे दे रखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये आप सेल्फ करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ओके, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैं खुद इसको फोकस करके करवा देती हूँ। प्रोजेक्ट सिस्टम करना नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं पीपी मॉड्यूल। पीपी मॉड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर आ गया तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होगा। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। वंश, there is a difference between production and production planning. What is the difference? प्रोडक्शन को कैसे प्रोसेस कैसे करना, उसके लिए प्लान करना होता है। So प्रोडक्शन इज एक्चुअल एक्टिविटी। One step before the यस मैम, प्रायर स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है, प्लान करना। मॉड्यूल का नाम क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई? बस इतनी बात क्लिक होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आएगा एलिमेंट्स ऑफ पीपी मॉड्यूल। यानी कि जब हम प्लान कर रहे होंगे तो हमें किन किन बातों को प्लान करना पड़ेगा। अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों को प्लान करना पड़ेगा। आइए देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में जब आप जो आपने कॉस्टिंग पढ़ी है ना, कॉस्टिंग, बस मैं कॉस्टिंग की बात करूंगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सबसे आसान, 2 सेकंड के अंदर आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। चलो ओके, आइए। आपने पढ़ा, हम इसको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कॉस्ट शीट। क्या हम एक कॉस्ट शीट पहले से बना के नहीं देखेंगे कि कितनी कॉस्टिंग आ सकती है हमारी? तो प्रोडक्ट कॉस्ट
प्लानिंग वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। प्लान कर रहे हैं कि हम जो है प्रॉपरली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि अगर हम कल को प्रोडक्शन में जाते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। बात समझ आई? क्या हो गया? प्रोडक्शन कॉस्ट प्लानिंग। उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग। आपको याद है कॉस्टिंग के सम जब आप सॉल्व करते थे, द कंपनी इज रनिंग ऑन 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, है ना। तो ये भी तो प्लान करेंगे कल को जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो हम कितनी कैपेसिटी में रन करेंगे अपने प्लांट को। बात समझ आया? तो किसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी अदनान? कैपेसिटी की प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितनी कैपेसिटी पे हमारा प्लांट रन करेगा। इतनी बात समझ आई? चलो आगे। अब आगे बात करते हैं एमआरपी। ये एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, इसका मतलब है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। भैया जब प्रोडक्शन करोगे तो मटेरियल भी चाहिए होगा, तो उसको भी प्लान करके रखना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, कितने में आएगा, कितना चाहिए, कितना लगेगा। मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। ओके आगे चलते हैं। एमपीएस हमने ये तो प्लान कर लिया कि हम इतना क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन की करेंगे, बट हम क्या क्या स्केड्यूल पे करेंगे वो भी तो प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि समझो मेरी बात, मेरे को पता है कि मेरा जो सेलिंग है वो सबसे ज्यादा कब होता है? वो सबसे ज्यादा होता है जब बच्चों का रिजल्ट आता है। जब बच्चा पेपर देके आएगा ना, तब तो हर एक बच्चा, अरे मैम मेरा पेपर बढ़िया हुआ है, अरे आपको क्या बताएं, हमें पता है कि रिजल्ट 10% ही आना है, कोई बात नहीं, उछलने दो उनको। हम अपना शेड्यूल कैसे रखते हैं कि हमारे को सारी किताबें कब मिल जाए? जब बच्चों का रिजल्ट आए उससे 2 दिन पहले। मेरा स्टॉक 2 दिन पहले आ जाता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन को शेड्यूल करके रखना। बात समझ आई? एज पर दी डिमांड, और उस डिमांड को पहले क्या करना पड़ता है? फोरकास्ट। क्लियर हो गया? इससे अच्छा एग्जाम्पल तो क्या ही दूं। ओके नेक्स्ट इज डीआरपी। प्रोडक्शन लाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे ये भी प्लान करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अपना कोर्स निकालूंगी, क्रैश कोर्स, उसमें मैं बच्चों को हैंडमेड नोट्स नहीं दूंगी तो वहां पर नहीं जाएगा, बच्चा अलग से खरीद सकता है। अगर मैं ये वाला कोर्स दूंगी, केसरिया बैच दूंगी, तो मैं उसमें दूंगी। अगर मैं कामयाबी बैच करूंगी तो उसमें दूंगी। ये वाले बैचेस में बच्चों को बुक्स जाएंगी, ये वाले बैचेस में हैंडमेड नोट्स नहीं जाएंगे। ये क्या है? प्लानिंग करना है। इज दैट क्लियर? प्लानिंग करना है कि बच्चे को कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, EISN का अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करना। फर्दर जो कंपनी बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, या तो मैं अपना इनबाउंड ही रखती हूँ, यानी कि अपने आप ही सब काम करती हूँ। बाहर मेरा आउटलेट पे आपको ये नोट्स नहीं मिलेंगे। जो लोग बाहर बेचते हैं तो वो बाहर की डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्लानिंग करके रखेंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलो। SOP यानी कि सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, यानी कि आप प्रमोशन कैसे करने वाले हैं इसका भी प्लान करेंगे। अब बेचने के लिए प्रमोशन भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, उसका भी प्लानिंग पहले से करके चलेंगे कि आपको प्लानिंग ऐसे करनी पड़ेगी कि जब कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखे तो वो खरीद ले। तो आपको अपने प्रमोशन की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए? यस और नो? सब पॉइंट में एक चीज कॉमन था, दैट वाज अ काइंड ऑफ प्लानिंग। सब कुछ क्या किया हमने? प्लान किया। इतनी बात समझ आई? हाँ जी अदनान। मैम इसमें प्रमोशन प्लानिंग कहाँ आ रहा है? सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग में मतलब किस तरीके से आ रहा है प्रमोशन का? सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग में ऐसे आ रहा है, इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू फोरकास्ट द सेल्स एंड प्रोडक्शन। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने सेल्स को ऊंचा कैसे रख सकते हैं, इंक्रीज कैसे ला सकते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके। दैट इज द सेल्स प्रमोशन। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट मास्टर डेटा। तो आपको अपना मास्टर डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। प्लानिंग करते वक्त में आपको सारी चीजें बाइफरकेट करनी पड़ेंगी, बिल मेंटेन करना पड़ेगा, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेंटेन द मास्टर डेटा। 6 तरीके की प्लानिंग आपको करनी है। मैंने आपको सारी प्लानिंग करवा दी। यही कंटेंट एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी आर डन विद द प्रोडक्शन प्लानिंग ऑल्सो। अगेन रिपीटिंग, क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स, होमवर्क बर्बाद नहीं करना, वैसे भी आ चुका था। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होमवर्क, कंट्रोलिंग आ चुका है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, लास्ट मॉड्यूल फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल। आपको याद है टैली किया था हमने?
टैली किया था हमने, वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल ही है बस। लास्ट क्वेश्चन, निमोनिक क्या है इसका? फाइनेंशियल। 1 मिनट की सांस लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल करा दिए मैंने। शशांक एंड शिवम इज इन द क्लास। शशांक एंड शिवम, आपकी आर्टिकलशिप चल रही है? हाँ मैम, तो मैंने एग्जाम ही कहा दिया था, अच्छा, अभी स्टार्ट ही नहीं की। और ठीक है, डन है, समझ गई। तुम्हारे टेस्ट सीरीज के लिए कर रही थी ना मैं, डिसीजन कर रही थी। तो तुम्हारी टेस्ट कॉपीज वगैरह वो जो है कल सुबह मिल जाएंगे तुमको 8 बजे तक चेक होके, ठीक है? ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स के फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या क्या है? निमोनिक है फाइनेंशियल, हम क्या करेंगे? निमोनिक के थ्रू उसको समझेंगे और याद करेंगे। एफ से फाइनेंशियल डेटा। अरे भाई, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल है तो किस चीज का फ्लो रखेगा, किस चीज का ट्रैक रखेगा? फाइनेंशियल डेटा का रखेगा कि नहीं रखेगा? टैली के अंदर फाइनेंशियल डेटा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो हाँ कि ना। फाइनेंशियल डेटा। उसके बाद नेक्स्ट इज आई से इंटीग्रेटिंग द इंफॉर्मेशन। भैया ईआरपी है ना, ईआरपी है तो इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। बोलो हाँ कि ना। इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि पहले वाले में उसने बोला कि फाइनेंशियल डेटा रहेगा, दूसरे वाले में बोला कि भैया नहीं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दी इंफॉर्मेशन। और यहीं से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एक क्वेश्चन आया एमसीक्यू के अंदर, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो कि मेजरली सारे मॉड्यूल्स को कनेक्ट करता है? वो है फाइनेंशियल मॉड्यूल मेजरली। क्योंकि देखो, अगर सेल्स होगी तब भी अट्रैक्ट होगा, बात समझ आई? मार्केटिंग होगी तो मार्केटिंग में एक्सपेंसेस होंगे तो भी फाइनेंशियल अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो ज्यादातर सबसे कनेक्टेड होता है? वो होता है फाइनेंशियल मॉड्यूल। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू में आ चुका है, मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब आपने ना टैली के बारे में सोचना है, ज्यादातर। ओके, वो कहता है एन से नंबर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि वाउचर। आपको याद होगा मैंने आपको वाउचर दिखाया था। मैं दोबारा टैली खोल देती हूँ ताकि आप लोग जो है एक बार रिकॉल कर सकें, क्योंकि आप रिविजन तो करके आई नहीं है, मुझे ही रिकॉल करवाना पड़ेगा। आपको याद है वाउचर क्या था? वाउचर रेफर्स टू दैट एरिया जहां पर कि हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सेल का वाउचर तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड होगी, परचेज का वाउचर तो परचेज की एंट्री रिकॉर्ड होगी, काउंट्रा वाउचर तो काउंट्रा एंट्रीज क्या होंगी, वहां पे वो रिकॉर्ड होंगी। याद हो गया आपको या नहीं आया याद? चलो, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और इससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कि देखिए आपके सामने टैली है, ठीक है? ओके, अब पॉइंट्स जो है आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और उसके बाद में टैली को जो है मद्देनजर रखकर चीजें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग अपने स्टडी मैट को खोल लीजिए, मैं भी नीचे अपने नोट्स खोल रही हूँ, और हम उसके एक पॉइंट पढ़ते रहेंगे और यहाँ से कनेक्ट करते जाएंगे टैली के साथ साथ। ठीक है, चलिए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वाउचर के रिलेशन में उसने बोला नंबर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। आपको पता है वाउचर क्या होता है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, राइट? पेमेंट का वाउचर क्या है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है कि भैया पेमेंट करी थी हमने, हाँ कि ना? तो देखो इसका नंबर अरेंजमेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, पेमेंट रेड कलर में, उसके बगल में दिख रहा होगा नंबर 6, दिख रहा है? तो जो वाउचर की एंट्रियां होंगी तो नंबर के हिसाब से तो होंगी, हाँ या ना? तो ये क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे को परमिशन देता है कि हम जो है नंबर अरेंजमेंट के साथ काम कर सके। तो जैसे कि पेमेंट वाउचर कितना हो गया? नंबर 6 हो गया। अब हमने नेक्स्ट पेमेंट करी तो उसका वाउचर नंबर क्या होगा? पेमेंट नंबर 7, तो वो क्या बन जाएगा? वाउचर नंबर 7। क्या इतनी बात आपको समझ आई? नंबर अरेंजमेंट करता है ये, नंबर अरेंजमेंट करता है ये। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज अकाउंट्स पेबल ऑब्लिक रिसीवेबल। अब आप देखेंगे अपने निमोनिक के अंदर 2 ए हैं,
दो ए हैं, एक है अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल और दूसरा ए है एसेट एंड लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या आपको पता है, बैलेंस शीट को इमेजिन कीजिए, टी शेप बैलेंस शीट ही सही, एक तरफ हमारे पास आते हैं एसेट्स, एक तरफ हमारे पास आते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर के अंदर एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या मैं असेट्स के अंदर भी अकाउंट्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर सकती हूँ? मैम आप अकाउंट्स पेबल को भी कर लो, क्या दिक्कत है? यानी कि मैं हर एलिमेंट को लेके क्या बना सकती हूँ, एक नया पॉइंट बना सकती हूँ। कल को मैं एक पॉइंट और बना सकती हूँ कि मैं अपनी ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड कर सकती हूँ। कल को मैं एक पॉइंट बना सकती हूँ कि मैं कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि मैंने बैंक से विड्रॉ किया कैश, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको भी अपने आप पे रिकॉर्ड करके रख सकती हूँ। तो जितने सारे पॉइंट्स आप बैलेंस शीट के सोचते हो, वो सारा काम कौन करता है? ये सॉफ्टवेयर ही तो करता है। बात समझ आई? तो यानी कि जो आपका ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट? ए वाला पॉइंट। तो ए वाले पॉइंट के अंदर आप जो है इस चीज को देखेंगे कि दोनों पॉइंट के अंदर आपने बैलेंस शीट के साथ में कनेक्शन करा है, विच इज अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल, और यहाँ पर आया एसेट एंड लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग। इतनी बात समझ आ गई? ओके, ये देखो, ये पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट अगर आपने 4-5 पॉइंट भी कर लिए ना तब भी सफिशिएंट होगा। आगे चलते हैं। आगे है नेचर ऑफ द टैक्सेशन। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब हम वाउचर की एंट्री डालते हैं, लेट्स सपोज कि हम सामान लेके आए, उस सामान के ऊपर 28% जीएसटी था, राइट? तो क्या मेरी एंट्री ऐसी नहीं होगी, परचेज डेबिट फिर जीएसटी और उसके बाद होगा कि नहीं होगा, टू बैंक, ऐसा होगा? तो मैं क्या जीएसटी को अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ? हाँ। तो क्या मुझे इसकी परमिशन दी मेरे सॉफ्टवेयर ने? बिल्कुल दी। जीएसटी है तो जीएसटी लगा दीजिए। जब मैं पेमेंट करूंगी, मेरे को टीडीएस काटना है, तो क्या मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर टीडीएस काट सकती हूँ? बिल्कुल काट सकती हूँ। तो इसका मतलब वो मुझे हर एक टैक्सेशन के रेस्पेक्ट में मुझे कॉन्फ़िगरेशन देता है। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ टैक्सेशन के बाद में नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स सेटिंग्स। आप सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो, इसके अंदर देखना आपको राइट हैंड साइड पे टॉप पे डेट दिखेगी। डेट क्या है पेमेंट की? 1 अप्रैल 2021। दिख गई डेट? मैं चाहूं तो वाउचर को 1 अप्रैल को डालूं, 4 अप्रैल को डालूं, मेरी मर्जी। बोलो हाँ कि ना। मैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर के डॉक्यूमेंट बनाऊं, 22-23 के बनाऊं, मेरी मर्जी। बोलो हाँ कि ना। अब देखो, इवन मेरे को चेंज करने का भी देता है। लेट्स सपोज मुझे चेंज करना है, मैंने कोई भी एंट्री पास करी और मुझे चेंज करनी है। एक सेकेंड, कोई भी एंट्री मैंने पास करी, मुझे चेंज करनी है। अब देखो यहां पर ग्रीन साइड आ रहा होगा, डार्क ग्रीन साइड राइट हैंड साइड पे, ठीक है? यहां पर क्या क्या आ रहा है? दिख रहा है आपको? डेट आ रही है, पीरियड आ रहा है। मैं यहां पर जाके डेट चेंज कर सकती हूँ, पीरियड चेंज कर सकती हूँ, जिस समय का मैं अकाउंट बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 21-22 लिखा है, मैं उसको 22-23 कर सकती हूँ। मैं अपनी कंपनी का 23-24 कर सकती हूँ। तो ये सारे क्या दे रहा है मुझे? फंक्शनल्स दे रहा है ये मुझे मेरा सॉफ्टवेयर। बात समझ आई? डेट को चेंज कर सकती हूँ, कोई वाउचर की डेट चेंज कर सकती हूँ, कोई बच्चे ने पैसे जो है आज दिए, मैंने गलती से कल की डेट में डाल दिए, तो मैं जाके वाउचर में चेंज कर सकती हूँ। F2 दबाऊंगी, डेट चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आपका आता है जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन विद द अदर मॉड्यूल्स। तो मैं ये वाला पॉइंट आपको बता चुकी हूँ। ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो बाकी मॉड्यूल्स के साथ में मेजरली साथ में चलता है, विच इज द इंटीग्रेशन, विच इज द फाइनेंशियल मॉड्यूल। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपको हेल्प करता है कि आप लेजर को क्रिएट कर सके। बिना लेजर को क्रिएट करे हुए आप अकाउंट्स तो नहीं मेंटेन कर सकते। अगर मान लो मेरे को ड्यू फ्रॉम देवांश लिखना है, तो मुझे देवांश का लेजर पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो मैं एंट्री पास करूंगी। तो सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनलिटी तो होगी ना कि मैं लेजर को क्रिएट कर सकती हूँ। बोलो हाँ कि ना। दैट्स इट। So this is all about the financial and accounting module. So we are done with part C of this chapter, majorly CRM module as well as your production planning module. दो module मेरे को लग रहा है important से हैं, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना. So we are done with part C of this chapter, and hence
this chapter comes to end. Congratulations guys, 20% of EIS syllabus खत्म हो गया. हाँ जी अदनान. मैम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से किस तरीके से लिंक करता है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो. ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर हो, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल किस तरीके से डिसाइड करता है ऐसा? तो जैसे पॉइंट है मेरे नोट्स में कि क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके सो देखो, स्ट्रक्चर यू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यू अंडरस्टैंड. ओके, अब नाउ लेट्स सपोज मैं इसको कनेक्ट करती हूँ विद अ वेरी लेमन एग्जांपल. मान लो मैं जो हूँ 2 बिजनेस में हूँ, ठीक है, 2 बिजनेस में हूँ, तो सिंपल स्ट्रक्चर तो रन करेगा नहीं, डिविजन स्ट्रक्चर रन करेगा. एक बिजनेस को एक डिवीजन बना दूंगी, एक बिजनेस को एक डिवीजन बना दूंगी. बोलो हाँ कि ना? तो ये क्या बन गया? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया विच इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर. तो उसने बोला कि अगर आपके पास में मोर देन 1 बिजनेस भी है तब भी आप अपना सेम सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने सेम स्ट्रक्चर के साथ में काम कर सकते हैं. तो आप कोई भी क्रिएशन करेंगे स्ट्रक्चर का तब भी ये सॉफ्टवेयर पे आपको काम कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. ओके, डन, फिनिश हो गया. जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया है अगर आप उतना कंटेंट भी कर जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे. एनी क्वेश्चंस एंड एनी डाउट्स? स्पीड तो देखो ये मेंटेन होने वाली है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको हमेशा से सबसे पहले खुद से एक बार रीडिंग लगा के आनी पड़ेगी. जब तक खुद से रीडिंग लगा के नहीं आएंगे तो क्या होगा? सर के ऊपर से जाएगा. आपको पता था कि अगर मैम ने पार्ट ए, बी और डी करा दिया है तो आज मैम पार्ट सी ही कराएंगी, तो आपको वो चीज पहले से पढ़ के आनी चाहिए थी. बट मैं कह रही है कि मैम हमारे पास टाइम ही नहीं था. ठीक है, अब मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप अपना जो भी बैकलॉग पे है वो क्लियर कर लीजिए. और इवन मैं आपको ये बताती हूँ कि हम नेक्स्ट क्या शुरू करने वाले हैं, ताकि अगर आप उसको घर से पढ़ के आना चाहें तो आप वो घर से पढ़ के आ सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली आपका जो अंडरस्टैंडिंग का परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज.